icon for lots of surgeons, mentors of all the laparoscopic surgeons of the Chhattisgarh and in fact Central India. ये कैसा फीलिंग देता है आपको? अभी भी मेरा ये पैशन है कि मैं जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूं। सर, सर्जरी एक बड़ा हाई प्रेशर फील्ड है। स्ट्रेस आप कैसे हैंडल करते हो? मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेस आप कोई भी काम करो, आप ऐसा ये नहीं बोल सकते कि आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। गुस्सा वहीं निकालो रादर देन टेकिंग इट आउट ऑन योर स्टाफ, योर पेशेंट्स और एनीबॉडी एल्स। आपके एक्सपीरियंस में सर्जन्स जो होते हैं कॉमनेस्ट हेल्थ रिलेटेड मिस्टेक क्या करते हैं? वो स्ट्रेस बर्स्ट आउट करने के लिए जो एडिक्शंस होते हैं, मैं खुद अपना उदाहरण दे सकता हूँ। वी फॉल टू स्मोकिंग, वी फॉल टू अल्कोहल, वी फॉल टू टोबैको च्यूइंग। सर, अगर एक कॉमन आदमी हेल्दी रहना चाहता है, जो कहते हैं कि ना आपके टाइम नहीं मिलता, मुझे टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आज मैं जिंदा हूँ तो इतने सालों से जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसके कारण। कोई भी एक हेल्दी व्यक्ति है, ऑब्वियसली हेल्दी व्यक्ति है, जिसको लगता है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं यंग हूँ, उनको अपने हेल्थ चेकअप्स उनको कराने की जरूरत है। That age of 50 or 40, more than 40 is not a criteria. The youngest patient which we have attended in our hospital for an angioplasty was 16 years old. सर, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के फील्ड में फ्यूचर कैसा देखते हो आप? वैसे ही लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कभी खत्म नहीं होगी, चाहे रोबोटिक्स आ जाए, चाहे एआई आ जाए, चाहे व्हाटएवर इट। ओटी के बाद आपकी ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपको ग्राउंडेड रखती है? ये दूसरों से पूछना चाहिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीके शो। आज हम बात करने वाले हैं कोई मिथ, फिटनेस के ट्रेंड्स या शॉर्टकट्स की नहीं। हम बात करने वाले हैं रियल हेल्थ की। रियल हेल्थ जो कि किसी जिम के रील से नहीं बनती, हेल्थ जो कि ऑपरेशन थिएटर और हॉस्पिटल के रियल एक्सपीरियंसेस से बनती है। और आज इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संदीप दवे, जो कि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं और मेरे मेंटर और गुरु भी हैं। डॉक्टर दवे जो रोज अपने प्रोफेशनल लाइफ में लेट नाइट पार्टीज, जंक फूड, स्ट्रेस, कल से शुरू करता हूं, इन सब चीजों का शरीर पे जो बैड इफेक्ट्स होता है उसको वो रोज देखते हैं। यह पॉडकास्ट उन सभी के लिए है जो ये सोचते हैं कि आज तो मैं यंग हूं और कल की हम कल देखेंगे। ट्रस्ट मी, शरीर को सब कुछ याद रहता है। तो यदि आप एक बेटर फ्यूचर लाइफ, बेटर हेल्थ और कैरियर के लिए चिंतित हैं तो इस पॉडकास्ट को पूरा जरूर देखिएगा। वेलकम दवे सर। सबसे पहले तो मैं आपको हमारी टीम की तरफ से वुड लाइक टू एक्सटेंड माय थैंक्स कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से इस पॉडकास्ट के लिए समय निकाला एंड यू लुक वेरी हेल्दी। आपके हेल्थ का राज हम जानने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में। हाउ इज द लाइफ सर? Life is good, Vivek, and first of all, thanks for calling me and giving me this opportunity to be your first guest. As a really happy. थैंक यू सर। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में एक कहावत है, एक मान्यता है कि हम कोई भी जब पूजा स्टार्ट करते हैं तो श्री गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो हमने ये जो पॉडकास्ट शुरू किया है हमारे फील्ड के गणेश भगवान की तरह है। तो ये हमने इसीलिए सबसे पहले आपको इस पॉडकास्ट का गेस्ट बनाया है सर। एंड आई होप कि आपके आशीर्वाद से और आपके ब्लेसिंग से हमारा पॉडकास्ट का जो पर्पस है वो सर्व होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा कि सर्जरी और स्पेशली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी चूज करने का मोटिवेशन आपको कैसे मिला? देखिए, बहुत पुरानी कहानी है। इसमें हुआ ये था कि सबसे पहली वर्कशॉप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की डॉक्टर जेबी अग्रवाल और डॉक्टर अजय कृपलानी ने डीके अस्पताल में आके रायपुर में की थी। तो जो पहला केस था डॉक्टर अजय कृपलानी का, वो कन्वर्ट हुआ और कहीं ना कहीं मुझे उसी दिन लगा कि शायद ये भविष्य, ये फ्यूचर है। ये 1992 की बात है। उस वक्त सर एम्स में काम कर रहे थे, तो फ्लाइट से तो नहीं जा रहे थे सर, ट्रेन से जा रहे थे। मैं रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था सर को। मैंने सर से बोला, सर क्या आप रायपुर आओगे? तो वो उस दिन हंस दिए थे और काफी जोर से हंसे, बोले यार मैं एम्स में नौकरी कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट में काम नहीं कर सकता, मेरे पॉसिबल नहीं और मैं एम्स छोड़ने वाला भी नहीं। एंड सर वाज आल्सो इन द लर्निंग कर्व ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एट दैट टाइम। ये कब की बात है सर? 1992। ओके। 1990 में जैसा तुम जानते हो कि पहली लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी हुई थी इंडिया में जी। एंड इट वाज जस्ट 1992। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं, ये फ्यूचर तो यही है। और आई रिक्वेस्टेड सर
बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त एम्स में जुड़े हुए थे तो सर ने मना कर दिया। 1993 दिसंबर में सर का एक दिन अचानक सुबह सुबह फोन आता है कि संदीप, आई हैव लेफ्ट एम्स एंड जॉइंड अपोलो, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं महीने में एक बार रायपुर आऊं और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करूं। सो आई सेड, इससे अच्छी बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। मुझे याद है कि 1994 अप्रैल में सर ने आना शुरू किया एंड फ्रॉम देयर माय जर्नी ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्टेड। 1995 में मैंने पहली अपनी लैप कोली करी। Quite early. You won't believe the first lap coli got complicated. Oh. But I went on pushing myself. He developed post-op pancreatitis. I went on pursuing my interest और continue किया। काफी हद तक के मैं सफल होता गया। Then I went on attending क्योंकि उस वक्त आपके पास में सीखने के लिए ना यूट्यूब था, कोई आपको वीडियोस मिलते थे ना कुछ मिलता था। वीडियो रिकॉर्डिंग भी करना was a difficult task. You needed वीडियो वो जो VCRs होते थे उसमें आप कैसेट्स में रिकॉर्ड करते थे। Correct. So to get a recording of any surgeon was also difficult. Yes. So only way to learn was either to go to those who were doing laparoscopic surgery or to attend their workshops. And the best person to learn anything was most likely Dr. Palnivelu. Dr. Palnivelu, yes. Coimbatore. Apart from Dr. Kriplani, Yes. I found him as a very good teacher. His workshop was at that time were attended by more than 1,000 people. Oh. और उस समय जो पहली वर्कशॉप थी उनकी वो एक ऐसी मीडियोकर से हॉल में हुई थी। आज तो होटल्स में होती है जी। एक बड़ा सा हॉल था, जैसे मैरिज हॉल्स रहते हैं उस प्रकार का एक हॉल था जिसमें वर्कशॉप्स थी। एंड द वैरायटी ऑफ केसेस व्हिच ही शोड, उसमें उस दिन मुझे समझ में आ गया कि जीआई सर्जरी जो होनी है वो धीरे 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 लैप्रोस्कोपिक में ही कन्वर्ट होनी है। Correct. एंड दैट फर्स्ट वर्कशॉप ऑफ Palnivelu pushed me further कि was continue with laparoscopic surgery. Correct. तो बेसिकली सर जितना मैं जानता हूँ, यू आर द पायनियर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन द स्टेट, और आपको ही देख के इंक्लूडिंग मी बहुतों ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सीखा है, कर रहे हैं। तो हाउ डू यू फील अबाउट दिस, यू बीइंग अ पायनियर, यू बीइंग अ आइकन फॉर लॉट्स ऑफ सर्जन्स, मेंटर्स ऑफ ऑल द लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड इनफैक्ट सेंट्रल इंडिया, तो ये कैसा फीलिंग देता है आपको? It gives me a feeling of, I would say not pride but definitely I'm happy कि यार बहुत सारे लोग मेरे साथ में ट्रेन हुए। मैंने लोगों के सेंटर्स में जा जाके ऑपरेट किया और मुझे याद नहीं, आज से 2-3 साल पहले मैं जब याद करता था तो ऐसा कोई नर्सिंग होम रायपुर का मुझे नजर नहीं आता था जहां मैं जाके ऑपरेट नहीं किया। एंड आई रियली लव टू हेल्प पीपल, those who want to learn, and still I'm continuing with this passion of mine to train as many people as possible. Yes. As on date, we are running DNB programs, we are running fellowship programs in laparoscopic surgery at our center. So I'm happy now. आज 65 की एज आ रही है और जब मैंने शुरू की थी at that time I was 33-34 years of age. So it's more than 30 years now doing laparoscopic surgery. So अभी भी मेरा ये पैशन है कि मैं जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूं। एंड आवर स्टेट नीड्स दैट। यस, बिकॉज अभी भी हमारे किसी भी करिकुलम में या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट हो या टीचिंग इंस्टीट्यूट हो वहां पर इतनी ज्यादा सुविधा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग की नहीं है। सो आई स्टिल फील कि नहीं, वी हैव टू डू दिस जॉब। सर जब से आपने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू किया 1994-95, उस समय से अभी तक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का कितना इवोल्यूशन हो गया है, कितना उसमें चेंजेस आ गए हैं, क्या क्या नई चीजें, नई विधा, नए टेक्निक्स आ चुकी हैं? विवेक, जब हम लोग चालू किए थे तब ऑफिस कैमरा या सिंगल चिप कैमरास ही आपके लिए उपलब्ध थे। द विजन वाज नॉट दैट गुड। आज धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ऑप्टिक्स की काफी इवॉल्व हुई एंड नाउ यू आर सीइंग 3D एज वेल एज 4K हाई डेफिनेशन कैमरास जो आपको प्रिसिशन देते हैं, व्हिच हेल्प यू अ लॉट। एंड द नेक्स्ट थिंग which is going to be the future is robotics, because that is entirely a different ball game. Yes. Which is actually augmenting the skills of a surgeon and helping him to deliver the best and improvising. Even an average surgeon can become a best surgeon with robotics. Yes. So that is really good, that because it's almost now 3 years I'm doing robotics also, and I find it
कि एक एवरेज सर्जन आपका बहुत बेहतर सर्जन हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रिसिशन विच इज प्रोवाइडेड बाय रोबोटिक्स। करेक्ट। तो जैसे कि आप यू आर द पायनियर ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इन द स्टेट, यू आर सिमिलरली पायनियर ऑफ रोबोटिक सर्जरी इन छत्तीसगढ़, फॉर दैट मैटर सेंट्रल इंडिया। सो व्हाट बेसिक डिफरेंस डू यू फाइंड? क्या लगता है रोबोटिक्स में कितना आपको बेनिफिट होता है, या कितना आपको लगता है कि आपका प्रिसिशन और टेक्निक इंप्रूव हुई? मैं इसको 5-6 साल 7 साल पहले से कोशिश कर रहा था कि मैं रोबोटिक्स पे जाऊं नहीं जाऊं। दिस क्वेश्चन वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड, और हमेशा कॉस्ट को लेके जो रोकती थी जो चीज, वो थी कॉस्ट, कि रोबोटिक्स वाज रियली कॉस्टली। बट किसी तरीके से समहाउ 3 years बैक वी स्टार्टेड रोबोटिक्स, और डिफरेंस जो है, मेजर डिफरेंस बता दे रहा हूँ, वो है प्रिसिशन का। विजन 3 डायमेंशनल, ऐसा लगता है जैसे पेट के अंदर जाके ऑर्गन के पास बैठ के आप ऑपरेशन कर रहे हो। ठीक है। Now if you are operating even a gallbladder, so think about a situation जब आप सर्जन हो, आप समझ सकते हो कि यार आप गॉलब्लैडर के पास में जाके बैठ गए हो, आपको सिस्टिक डक्ट डिसेक्ट करनी है, आर्टरी डिसेक्ट करनी है, आपको सीबीडी ऐसा छू सकते हो, इस प्रकार का अगर प्रिसिशन आपको मिल रहा है, सो इट इज मच बेटर। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है, दैट इज आर्टिकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट, द मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट। जो आपका रिस्ट का मूवमेंट है 360 डिग्रीज, वो रिस्ट मूवमेंट आपको आपके इंस्ट्रूमेंट्स में चलाता है। सो डेफिनेटली फॉर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज इट इज अ बूम। आपके जो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर स्ट्रेट चॉपस्टिक्स। यस, ठीक है ना? यस। सो अपन को अभी भी फ्रेंडली नहीं है चॉपस्टिक से खाना खाना। जी, चाइनीज बड़े फ्रेंडली हैं, पर अपन अभी भी नहीं खा पाते चॉपस्टिक से। करेक्ट। सो दैट हेल्प्स अ लॉट। सर आपका एक टिपिकल ओटीडी कैसा होता है? उसके बदले में तेरे को ये बोलूंगा कि हाउ आई स्टार्ट माय डे। यस, हाउ यू स्टार्ट योर डे एंड हाउ आई एंड माय डे। यस। सो बेसिकली मैं सुबह करीब 4:45-5 के बीच में उठ जाता हूँ एवरी डे एक्सेप्ट संडे। 4:45-5 बजे उठ के मी एंड माय वाइफ बोथ गो फॉर अ जिम। वी हैव गॉट अ प्रोफेशनल ट्रेनर। सो करीब 6:30-7 बजे तक के मैं जिम करता हूँ, एंड देन आई गेट रेडी टू गो टू हॉस्पिटल। और इन 36 सालों में छत्तीसगढ़ में ये मेरा 36वां साल है जी। मुझे याद नहीं आता कि अगर मैं रायपुर में हूँ तो ये 8 से 8:15 के बीच में मैं अस्पताल नहीं पहुंचा हूँ। ग्रेट। 8 मैक्सिमम 8:30, बट इस समय में पहुंच जाता हूँ। एंड द फर्स्ट थिंग विच आई डू इज टू टेक राउंड्स। आफ्टर कंप्लीटिंग माय राउंड्स I go to theater. Most of the time, average number of cases which are posted in my OT list are nearly 10. Maximum we go up to 22 also. So 10 cases a day, and we have got 3 dedicated theaters for laparoscopic surgery and robotics. So 4-5 बीच में OPD देखना, ऑपरेट करना, और नए पेशेंट्स देखना, फॉलो अप देखना, ये सब पैरेलल चलता रहता है। When I have got a long OT list, the list may continue up to 9 p.m. So try to finish off all the cases. I have always allowed my patient to walk in freely. और कोशिश यही रहती है कि आज अगर 15 केस एडमिट हो गए तो वो नेक्स्ट डे 15 केस पोस्ट हो जाए। डोंट गिव अ वेटिंग लिस्ट या इस प्रकार की चीजों में मुझे कोई भरोसा नहीं। भले नेक्स्ट डे मेरा फ्री है, बट अगर आज मेरे 15 केस बुक हो रहे हैं तो मैं नेक्स्ट डे पे सारे केसेस कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश करूंगा, अनलेस एंड अंटिल दे आर नॉट मेडिकली फिट। रात लौटने के बाद, खाना खाने के बाद, आई एम अर्ली टू बेड। आई डोंट लाइक टू वेक अप टिल लेट नाइट। 10-10:30 बजे मैक्सिमम मुझे सोना है, मतलब सोना। सर सर्जरी एक बड़ा हाई प्रेशर फील्ड है, एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सर्जन यू आर डायरेक्टर ऑफ अ I feel largest hospital, private hospital of छत्तीसगढ़। तो ये स्ट्रेस आप कैसे हैंडल करते हो? मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेस, आप कोई भी काम करो, आप ऐसा ये नहीं बोल सकते कि आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। हर चीज आपको, खास करके सर्जरी आने के पहले अपन एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस भी कर रहे थे। सो सर्जरी वैसे ही एक स्ट्रेसफुल जॉब है, एंड देन मैनेजिंग, ऊपर से एक मैनेजिंग हॉस्पिटल इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। थर्ड, जब आप कुछ पोजीशन एक्वायर कर लेते हो, पहुंच जाते हो किसी पोजीशन पे, एंड टू मेंटेन एंड रिटेन दैट पोजीशन, वो एक अलग स्ट्रेस आपके ऊपर दिन भर चलता रहता है कि यार योर क्वालिटी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो ये सब चीजें जो स्ट्रेस देती हैं,
मुझे लगता है मुझे दो ही चीजें हेल्प करती हैं टू बर्न आउट माई स्ट्रेस. वन इज म्यूजिक, सेकेंड इज एक्सरसाइज. जितना गुस्सा निकालना रहता है मुझे वो मैं अपनी एक्सरसाइज पे निकालता हूँ. आई गो ऑन चैलेंजिंग एवरी डे टू माई सेल्फ कि यार आज मैं 10 किलो उठाया, कल 15 उठाऊंगा. गुस्सा वही निकालो रादर देन टेकिंग इट आउट ऑन योर स्टाफ, योर पेशेंट्स और एनीबडी एल्स. सर आपके एक्सपीरियंस में सर्जन्स जो होते हैं वो कॉमनेस्ट हेल्थ रिलेटेड मिस्टेक क्या करते हैं? वो स्ट्रेस बर्स्ट आउट करने के लिए जो एडिक्शंस होते हैं, मैं खुद अपना उदाहरण दे सकता हूँ. वी फॉल टू स्मोकिंग, वी फॉल टू अल्कोहल, वी फॉल टू टोबैको च्यूइंग्स. दे find out a pleasure or a relaxation by taking all these things. पर कभी कभी ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि अदरवाइज कोई दूसरा उनके पास में एक मोनोटोनस लाइफ में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पर वो रिलैक्स हो सके. क्योंकि ये सब बिजी डेज निकालने के बाद में जब आप थक हार के घर जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार आराम करो, ज्यादा अच्छा यही. बट यू रियली फॉलो टू ऑल दीज 3 एडिक्शंस और इसके कारण जो हेल्थ रिस्क होती है. दूसरा, स्ट्रेस अगर आप ले रहे हो तो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर होना ही होना. अगर मैं सर्वे करने जाऊं, आज मुझे मालूम है, मुझे प्रैक्टिस करते हुए 5 साल नहीं हुआ था ना, आई बिकेम डायबिटिक. सो आज 20-25 साल से तो मैं डायबिटिक भी हो गया. 2 स्टेंट डल चुके, एक मेजर सर्जरी हो गई. yes. So I think we are at a very high risk to develop all these health issues. But what keeps me moving, एक ही चीज, एक्सरसाइज. सर इतने सालों से आप ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं, इतने सालों से आप हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हैं. इतने सालों के एक्सपीरियंस ने सर आपकी पर्सनल लाइफस्टाइल है और आपकी जो पर्सनल हेल्थ हैबिट्स है उसको कितना बदला है या इम्पैक्ट डाला है? आपके वर्क ने आपकी पर्सनल लाइफस्टाइल और आपके हेल्थ की हैबिट्स को. आपने बताया कि यू आर रेगुलर जिमर, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ प्रॉपर्ली, यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड मैन, टाइम से आप सारा कुछ करते हैं. फिर भी आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके वर्क ने किन चीजों से आपको रोक दिया है जो आप करना चाहते हैं नहीं कर पाते? मैं फूडी बहुत था विवेक. एक जमाना था मैं बहुत फूडी था और अब मुझे याद है मैं जब यंग था तो ऐसा पार्टीज और ये सब चीजें मेरी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा थी. रात को काम खत्म करने के बाद में दोस्तों के साथ में बैठना, खाना, चिकन, ये वो बहुत सारी चीजें, मैं मतलब स्पाइसी चाट, ये सब चीजें बहुत खाता था, बहुत शौक से खाता था. तो आज की तारीख में मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी जो डाइट है या जो मेरी फूडी कैरेक्टर था मेरा, वो खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया. Now on a very strict diet plan because I have to control my sugars, I have to keep myself fit. तो उसके लिए मैंने अपनी डाइट को तो पूरी तरह से चेंज कर दिया. सेकंड, मुझे घूमने का बहुत शौक था. वो मेरा लगभग आज की तारीख में बंद है. साल में एक आध छुट्टी मिल जाए या घूम के आ जाऊं, या मैक्सिमम जो मेरी छुट्टी होती है वो कभी भी 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं होती. नॉट इवन फॉर अ वीक. few months back only I had gone to my daughter, she is studying in Bangalore. उडुपी करके एक जगह है उसके पास में, वहां पे हम लोग फैमिली के साथ गए, but we could only spend, and that was most likely 31st December. 2 दिन, 31st December, 1st January and 2nd January again I was back to Raipur. So holidays और जो घूमने का जो शौक था वो गया, खत्म हो गया. Correct. दो जो मेजर चीजें थी मेरी लाइफ की, वो पूरी तरह से. So, मतलब राइट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल हजार्ड्स, ये एक पर्सनल हजार्ड मान सकते हैं. पर्सनल आप मान सकते हो कि हमारी जो लाइफ है जी, मतलब आपकी भी, मेरी भी, या जो भी सर्जन एक पैशन के साथ काम कर रहे हैं जी, मुझे नहीं लगता कि उनके लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट का. तीसरा, एक मूवीज देखने का बहुत शौक था. आज की तारीख में मूवीज भी खत्म हो चुकी है जी. जो भी देखना है थोड़ा आधा, मतलब इतनी कि एक पिक्चर खत्म होने में शायद 4-5 दिन लग जाते हैं. OTT पे भी अगर आप देख रहे हैं. So all these things have gone through my life. सर अगर एक कॉमन आदमी हेल्दी रहना चाहता है तो आप कौन सी ऐसी 3 हेल्दी हैबिट्स उसको एडवाइस करना चाहेंगे जो उसको फॉलो करना चाहिए? क्योंकि मैंने हर फेज को एंजॉय किया अपनी लाइफ में, तो मैं आज इतना बोल सकता हूँ. और आज जिस स्टेज में मैं बैठा हूँ, 65 ईयर्स की एज में आ रहा हूँ, जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी लगी वो थी डाइट. क्योंकि आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, अनहेल्दी डाइट आपको सिक बनाएगी. अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी एडिक्शंस आपको सिक बनाएंगे. सो पहला और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डाइट पे ध्यान देना है. दूसरा, एक्सरसाइज
40 से 45 मिनट की बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको कम से कम पसीना निकले। एक्सरसाइज आप लोग बोलते हैं यार 2 किलो ये वो, दैट्स नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि आपका पसीना निकले, आपके नैपकिन्स भीगे, उसको मैं एक्सरसाइज मानता हूँ। अगर आप वॉकिंग भी कर रहे हैं तो एक ब्रिस्क वॉकिंग आपको करना जरूरी है। एक एवरेज आप हल्के फुल्के चल रहे हो, दैट्स नॉट अ वॉकिंग, इवन इफ यू वॉक फॉर हाफ एन आवर। और तीसरा जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है डाइट एक्सरसाइज के बाद में, द डिसिप्लिन इन योर लाइफ, व्हेन टू वेक अप, व्हेन टू स्लीप। ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। नींद आपको दूसरे दिन काम करने के लिए उतना ही ज्यादा एक हेल्थी माइंड और हेल्थी बॉडी देती है। तो नींद के बिना अगर आप नींद से डिप्राइव्ड हैं तो आप दूसरे दिन अच्छा काम नहीं कर सकते। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट, एक्सरसाइज और डिसिप्लिन इन योर लाइफ। राइट सर, एक नॉर्मल एडल्ट को मिनिमम कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, कितनी एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके? और जो कहते हैं कि ना आपके टाइम नहीं मिलता, मुझे टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मिनिमम जो एक्सरसाइज का ड्यूरेशन मुझे लगता है कि आप किस प्रकार की एक्सरसाइज करो, ये टोटली डिपेंडेंट है आपकी एज के ऊपर। अगर आप यंग हैं तो आप 1 से 1.5 घंटा कर सकते हैं। अगर आप 50 मोर देन 50-60 है तो इवन इफ यू एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर, दैट इज गुड इनफ। और जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो इतने सालों से जो एक्सरसाइज कर रहा हूं उसके कारण। करेक्ट। आपके पास बहुत टाइम है, दिन में 24 घंटे। आप मैक्सिमम अगर काम करोगे भी तो 16 घंटे या 18 घंटे ही करोगे। 16 घंटे से ज्यादा, 12 घंटे से ज्यादा आप क्वालिटी वर्क तो नहीं कर सकते। करेक्ट। सो यू हैव टू फाइंड टाइम। एक्सरसाइज इज मैंडेटरी। आप कितने भी साल के हो, आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। यू हैव टू फाइंड आउट टाइम। टाइम नहीं है ये तो बहाना है। सर, ओबेसिटी, आज के टाइम में ओबेसिटी कितनी सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है? और स्पेशली मैं सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। भाई आप रोज अगर आप 10-12 सर्जरी कर रहे हैं, नेचुरली उसमें 2-4 बहुत ओबीस पेशेंट्स आप हैंडल करते होंगे। सो व्हाट डू यू फील, ओबेसिटी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और व्हाट इज योर एडवाइस? Obesity for our Indian population has become a serious issue, very serious issue. और मैं अगर पुराना अपना देखता हूँ ओटी लिस्ट और आज की ओटी लिस्ट देखता हूँ, तो आज की ओटी लिस्ट में मेरे करीब मोर देन 50% आर morbidly obese. Morbidly obese. Yes. Not even obese, morbidly obese. And even the childhood obesity is a serious concern because of the junk food which they are preferring nowadays, and lack of exercise, lack of outdoor sports in the children, because उनको तो मोबाइल में वही क्रिकेट खेल लेते हैं, हॉकी खेल लेते हैं, जो खेलना है मोबाइल में खेल लेते हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनकी बहुत मिनिमम हो गई। सो दोनों एज ग्रुप्स में ओबेसिटी हैज बिकम अ वेरी सीरियस इशू। एंड अगर हमने आज इस पे ध्यान नहीं दिया, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो स्पोकन अबाउट इट, कि नेशन, citizens of the country have to take care of this serious issue. Yes. Because obesity सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम नहीं देती, वो आपको एक सिंड्रोम दे देती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम पूरा का पूरा, जिसमें डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, कार्डियक, वेरिकोज वेन से लेके कौन सी ऐसी बीमारी नहीं है जो बॉडी में आपको बिकॉज ऑफ ओबेसिटी नहीं हो रही। सो इस प्रॉब्लम को हमको बहुत एग्रेसिवली हैंडल करने की आवश्यकता है। अगर वेट, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और ये सब चीजों को फॉलो किया जाए, वेट रिडक्शन पॉसिबल है, तो इन सब फिजियोलॉजिकल मीन से पहले कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है तो देयर आर ड्रग्स टू हेल्प यू नाउ, यस, देयर आर इंजेक्शंस टू हेल्प यू आउट टू रिड्यूस योर वेट। अगर इससे भी नहीं हो रहा है देन देयर इज सर्जरी टू हेल्प यू आउट। मेरा अगला प्रश्न वही था सर कि ओबेसिटी रिडक्शन के लिए जो सर्जरी होती है, बैरिएट्रिक सर्जरी होती है, उसके विषय में आपका क्या सोचना है? आपको कितने प्रोस्पेक्टिव या कितने हेल्पफुल लगते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए? सी, मुझे ऐसा लगता है विवेक, किस पेशेंट को बैरिएट्रिक सर्जरी ऑफर करना इज अ बिग क्वेश्चन। मैं हर ओबीस पेशेंट को बैरिएट्रिक सर्जरी ऑफर नहीं कर सकता। ओबेसिटी, morbid obese with some comorbidities, or weight at least more than 110-120 kgs, जो ग्लोबल या एशियन या इंडियन वो जो कुछ भी क्राइटेरियाज बने हैं कि वो ठीक है, एक लेवल तक के ठीक है, बट हर पेशेंट को मैं ओबेसिटी सर्जरी या बैरिएट्रिक सर्जरी ऑफर कर दूं,
ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाती। बेसिकली रीजन बीइंग रिकरेंस या रिलैप्स ऑफ वेट पॉसिबल। दूसरा, जो उसके बाद के इश्यूज हैं पोस्ट सर्जरी, दे आर ऑल्सो सीरियस। यस, सो नेचुरल वे में अगर आप वेट लूज कर पा रहे हो, दैट इज द बेस्ट। करेक्ट। That is the best. But there are patients who seriously need bariatric surgery, and those patients are more than 110, 120 kgs or BMI of more than 30, 32 with comorbid. सर ऑफ लेटली आपने भी नोटिस किया होगा कि क्वाइट यंग पीपल दे आर कमिंग टू यू विद सीरियस इलनेस, जो आमतौर पे आज से 20-25 साल पहले ओल्ड एज या मिडिल एज लोगों की बीमारी मानी जाती थी। कार्डियक अरेस्ट हो गया या माई हो गया या डायबिटीज हो गया या सीकेडी हो गया। सो व्हाट डू यू फील, व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर दिस शिफ्ट इन ट्रेंड्स? यंग लोगों को एमआई हो रहा है, यंग लोगों को सीकेडी हो जा रहा है, आपको क्या लगता है? मुझे ये लग रहा है कि हर कोई बहुत तेजी से दौड़ना चाह रहा है, बहुत तेजी से। आज की तारीख में हर कोई को अमिताभ बच्चन एक दिन में बन जाना है, 2 दिन में बन जाना है। वो सोचता है किसी भी फील्ड में हो, वो सोचता है कि मैं टॉप पे बहुत जल्दी पहुंचना है मुझे, तो उसके कारण वो स्ट्रेस लेता है, उसके कारण उसकी लाइफस्टाइल पूरी खराब होती है। वो बहुत ज्यादा कभी खाना खा रहा है, कभी कुछ जो मिल गया वो खा ले रहा है, कभी समोसा खा लिया, कभी कुछ खा लिया। So irregular habits, no discipline in lifestyle, irregular dietary habits, no exercise, nothing, only worried about his career. Correct. कि I have to reach to the top. So हर आदमी ये भूल गया है कि यार खरगोश और कछुए की दौड़ में कछुआ जीता था, खरगोश नहीं जीता था, जीता कछुआ था। And he was slow and steady. Slow and steady. Correct. तो वो जो पेस है, आपको हर चीज 1 महीने में या 2 महीने में नहीं अचीव कर सकते। आप सुपर ह्यूमन नहीं हो। आप अपने टारगेट सेट करो, उसके हिसाब से काम करो। तो सर लुकिंग टू द रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ राइज इन दिस ऑल इवेंट्स, प्रिवेंटिव केयर का कितना इंपॉर्टेंस है? आपको क्या लगता है कि जो कोई भी एक हेल्दी व्यक्ति है, ऑब्वियसली हेल्दी व्यक्ति है, जिसको लगता है कि मैं हेल्दी हूं, मैं यंग हूं, उनको अपने हेल्थ चेकअप्स उनको कराने की जरूरत है या नहीं? और यदि है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको हेल्थ चेकअप्स रेगुलर इंटरवल्स में कराते रहना चाहिए? विवेक, एक जमाना था जब हम बोलते थे 40 साल के ऊपर हो गए तो आपको रूटीन हेल्थ चेकअप करवाना है। जी, ये उस समय की बात है। जी जी। आज मेरे से पूछोगे तो मैं ये बोलता हूँ कि यार अगर आप 20-25 साल के हो गए ना जी, तो साल में एक हेल्थ चेकअप जरूर करवा। करेक्ट। Even if you are 20, that age of 50 or 40, more than 40 is not a criteria कि आपको हेल्थ चेकअप नहीं करवा। Even if you are 20, you get your health checkup. So health checkups are really important. Specifically, अगर आप कार्डियक ले लो या बीपी ले लो, या क्योंकि आज में यंगस्टर्स में भी the youngest patient which we have attended in our hospital for an angioplasty was 16 years old. Oh. 16 years old undergoing an angioplasty. So that equally tells you कि बॉस आज की तारीख में कोई भी डिजीज एज डिपेंडेंट नहीं रह गई है कि मैं 50 साल का हूंगा तो मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम होगा। किसी भी एज में आपको कोई भी हेल्थ इश्यू हो सकता है। एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज द ओनली क्राइटेरिया बाय विच यू कैन नो कि आपको किस चीज की रिस्क ज्यादा है। And you can take a step towards it. So you strongly believe कि हाँ preventive health screening 100% होना ही चाहिए। 100%. And health screening not only for these non-infectious disease of diabetes, chronic illness वगैरह जो है जी। Yes, इसके अलावा even I say कि आपको कैंसर से रिलेटेड भी जो चीजें हैं जी, जैसे जापान में रूल है, कोरिया में रूल है कि everyone has to undergo an upper GI endoscopy and a colonoscopy once in at least. So this has to happen. There are few malignancies जो कि राइजिंग ट्रेंड में है, उनके भी स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है। फीमेल है तो ब्रेस्ट का, सर्विक्स, यूट्राइन, ये सब, ओवेरियन, ये सब जरूरी है, इनकी स्क्रीनिंग जरूरी है। उसी प्रकार से अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली जितने भी कोलन हमारे यहाँ बढ़ रहा है जी, स्टमक कैंसर्स हम लोग वैसे ही पहले राइस पे थे। सो इस प्रकार के जितने भी कैंसर्स हैं, गॉलब्लैडर कैंसर्स हम कितना कम देखते थे, आज की तारीख में गॉलब्लैडर कैंसर्स करेक्ट बहुत कॉमन हो गया है। यस यस यस। So 100% apart from these diabetes, blood pressure, hypertension, I say कि cancer screening भी बहुत जरूरी है because if detected early, you get a cure. सर क्या कोई ऐसा पेशेंट का स्टोरी याद है आपको जो आप हमेशा याद करते हो और आपका खुद का
हेल्थ के बारे में आपकी सोच बदल गई हो? नहीं, हेल्थ के बारे में तो नहीं, मेरी सोच बड़ा अस्पताल बनाने के लिए आई, वो कहाँ से आई? When I started my practice, मेरे ख्याल से 96-97 की बात रही होगी। We had a patient who had a peptic perforation. हमने ओटी में लिया, पेशेंट एनेस्थीसिया से आउट नहीं आ रहा था। उस जमाने में ना वेंटिलेटर था हमारे पास में, ना रायपुर में कहीं पे वेंटिलेटर था। बेन सर्किट पे लगभग 10 घंटे हो चुके थे उसको वेंटिलेट करते 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 करते। एट दैट टाइम मैंने एनेस्थेटिस्ट से कि बॉस ये अब नहीं रिवर्स होगा, एंड ही लेफ्ट। मैं और मेरा टेक्नीशियन परमानंद यादव बल्लू, जिसको तुम जानते हो, हम लोग रात भर उसको दबाते रहे, और 3 बजे के आसपास भाई ने थोड़ी सी आंख खोल के कुछ लाइफ का साइन हमको दिया। एंड एट दैट टाइम आई थॉट कि यार रायपुर नीड्स अ मल्टी स्पेशलिटी full-fledged hospital where there is an ICU, where there are everything. अगर आप उम्मीद छोड़ दोगे और हार मान लोगे तो you lose many patients. But definitely every patient has a right to survive, and we should try and provide whatever best is in our armamentarium. So वो thought उस दिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे अस्पताल बनाना है, and I started working on it. I talked to my wife. तो पहले तो लैंड प्रोक्योर करना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आते थे तो इतना बड़ा सपना देख लेना भी हमारी हैसियत के बाहर था। और 2004 में फिर देन आई स्टार्टेड दिस हॉस्पिटल, बट दैट केम थ्रू अ पेशेंट ओनली कि, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा सर्जरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज होती है, आज भी कोई नई चीज होती है, तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट में मैं पीछे रहना पसंद नहीं करता। जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जितना जल्दी हो सके आ जाए। सो आई बिलीव इन दैट, व्हाटएवर आप उसकी कॉस्ट भले ही ना निकाल पाओ, बट डेफिनेटली ट्राई टू गेट हूएवर इज कमिंग टू यू फॉर ट्रीटमेंट, आप उसको बेस्ट पॉसिबल दे सकते। सर, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के फील्ड में फ्यूचर कैसा देखते हो आप? मेरे ख्याल से अब तो एस्टेब्लिश फैक्ट है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज द अल्टीमेट आंसर फॉर एवरी एब्डोमिनल सर्जरी, थोरैसिक सर्जरी, इवन अब तो न्यूरो साइंसेज में भी मिनिमल एक्सेस सर्जरी। तो मिनिमल एक्सेस सर्जरी, इसको मैं दूसरी तरीके से लूं, मिनिमल एक्सेस सर्जरी आज की तारीख में नॉर्म हो चुकी है फॉर एंटायर बॉडी, होल बॉडी, और दैट इज द फ्यूचर। बिकॉज आज की तारीख में कोई भी आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी ऑपरेशन हो और वो 1 महीना 2 महीना आराम करे या 3 महीना आराम करे, वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए। सो वी हैव, आई थिंक, फ्यूचर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और का अभी रहेगा। जैसे ओपन सर्जरी खत्म नहीं हुई, वैसी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कभी खत्म नहीं होगी, चाहे रोबोटिक्स आ जाए, चाहे AI आ जाए, चाहे व्हाटएवर इट कम्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी विल कंटिन्यू टू ग्रो, एंड देयर न्यू होराइजन विल आल्सो कम, जहां पर आप इसको एक्सप्लोर कर पाओ। सर, जो नए MS सर्जरी जो स्टूडेंट्स हैं, सर्जिकल रेजिडेंट्स हैं, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना चाहते हैं या करेंगे फ्यूचर में, उनके लिए आपका क्या मैसेज है सर? देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की अगर आप सर्जन हो, अगर आप MS कर रहे हो, तो आपको ट्रेनिंग लेनी ही है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ट्रेन होना पड़ेगा, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में अगर आपको ट्रेन होना है तो आप बेसिक से शुरू करोगे, और बेसिक्स क्या है? पेशेंट सिलेक्शन। पेशेंट सिलेक्शन से ही शुरुआत होती है कि आपको कौन सा पेशेंट सबसे अपने अर्ली पार्ट ऑफ करियर में करना है, कौन सा पेशेंट आपको नहीं करना है। ये डिसीजन पहले दिन से अगर आप सही बनाओगे तो आप लंबे चलोगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस अगर होते हैं, क्योंकि आप जब लर्निंग कर्व में रहते हो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के, तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। आप उसको कितना मिनिमाइज कर सकते हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट सिलेक्शन से हेल्प मिलेगी। सो ट्राई टू डू safe laparoscopic surgery by selecting good, easy cases in the beginning. Even when I started robotic with simple cases like colis, so that I develop a hand-eye coordination. आदमी की ओपन सर्जरी में जो आदत रहती है कि पेट खोल दिया तो and he is able to see, feel everything, you lose all those things in laparoscopic surgery. 3-dimensional view चला जाता है आपको 2-dimensional व्यू में काम करना है। टेक्टाइल फीडबैक है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, बट थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट। सो और बहुत सारे गैजेट्स को आपको एक साथ कंट्रोल करना है। somebody else is your eye, you are not the camera is being shown by somebody else. Yes. You are not operating the camera. So वो सारे कंट्रोल्स जब आपको जाते हैं तो आपको एक रिफ्लेक्स डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक फास्टनेस नहीं चाहिए आपको स्लो रहना है, स्टडी रहना है, और जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उस सर्जरी को परफॉर्म करेंगे
तो ज्यादा बेटर। सर ऑपरेशन थिएटर के अंदर में ऐसा एक सर्जिकल प्रिंसिपल जिससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, छोड़ ही नहीं सकता, या ये मैं इस आई कैन नॉट स्किप दिस स्टेप, या आई कैन नॉट ओवर कमिट, या शॉर्टकट, ऐसा कौन सा एक सर्जिकल प्रिंसिपल है सर जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते? ऐसे बहुत सारे हैं और हर सर्जरी के डिफरेंट क्राइटेरियाज भी होते हैं, तुम भी जानते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू चूज मिनिमल एक्सेस सर्जरी, एक चीज जो मेरे को बहुत मतलब आज भी जब मैं देखता हूँ, स्टरलाइजेशन। मैं पोर्ट साइट इन्फेक्शन आज की तारीख में बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैश, अगर मैं हार्निया सर्जरी कर रहा हूँ तो मैं मैश इन्फेक्शन देखना नहीं चाहता अपने पेशेंट। सो स्टरलाइजेशन इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो मेरा तो सबसे पहला यही रहता है कि वो जो स्टिकर्स लगे रहते हैं वो चेक मेरा ओटी टेक्नीशियन करके जब तक मुझे नहीं बताता कि इट इज ऑटोक्लेव्ड एंड स्टेराइल है, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। नाउ इफ आई एम डूइंग अ गॉल ब्लैडर सर्जरी, आई विल नॉट लाइगेट और cauterize anything unless and until I have defined critical view. So हर सर्जरी के डिफरेंट क्राइटेरिया है, बट ओवरऑल अगर तुम मेरे से पूछोगे तो स्टरलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी। ओटी के बाद आपकी ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपको ग्राउंडेड रखती है? ये दूसरों से पूछना चाहिए, बट यार हम जिस प्रोफेशन में हैं हमको ग्राउंडेड ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। बनस्पत अपने आप को 100% ये सोचने लग जाए कि मुझे सब कुछ आता है, मेरा 36 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, वॉट एवर आई डू राइट, दैट इज रॉन्ग। वो वहीं गलत हो गया, क्योंकि आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, आप भी एक इंसान हो। आप ऐसा नहीं है कि आप 100% डिलीवर हर समय कर सकोगे, नहीं कर सकते। आप ह्यूमन हो, एरर्स होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अपने ईगो को जितना छोटा रख सकते हो उतना छोटा रखो। यूथ के लिए सर कोई हेल्दी रहने के लिए आपका क्या मैसेज है? स्ट्रेस कम लीजिए, दौड़िए कम। आप अपनी जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने सपना देखा है, वहां तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको अपनी हेल्थ को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और एक ही दिन में या एक महीने में या एक साल में या 2 साल में पहुंचने की वहां कोशिश मत कीजिए। दैट विल गिव यू अननेसेसरी स्ट्रेस। उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप उसको अवॉइड कर लेंगे, यू विल सस्टेन लॉन्ग, यू विल लिव लॉन्ग। सर रैपिड फायर राउंड में पहले तो मैं प्रोफेशनली पूछता हूँ, ओपन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द केस, नॉट एब्सोल्युटली ये कि मैं लैब से ही करूंगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द केस। योर फेवरेट? लैब। लॉन्ग ओटी चल रही है तो म्यूजिक या साइलेंस? साइलेंस। बिटवीन केसेस टी या कॉफी? ब्लैक कॉफी। सर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके बिना काम नहीं चलता? एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके बिना आपका काम नहीं चलता? आई विल से ह्यूमन बीइंग, यार, माय असिस्टेंट। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप हर सर्जरी में यूज करते हो, करते ही आपको चाहिए ही चाहिए हो? मेरे ख्याल से जो मैरीलैंड डिसेक्टर है ना, मेरा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, हाँ, वो चाहिए ही चाहिए। सर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में एक मिथ जो आप ब्रेक करना चाहोगे? कि सर्जरी इनकम्प्लीट होती है। यस, सर्जरी इनकम्प्लीट होती है। आपका ये मानना है कि भाई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बड़ा खराब मिथ है ये? ठीक सर। मॉर्निंग वॉक या जिम? बोथ। घर का खाना या बाहर का खाना? घर का। मेडिसिन या लाइफस्टाइल डिसिप्लिन? लाइफस्टाइल डिसिप्लिन। प्रिवेंशन या सर्जरी? प्रिवेंशन। सो नाइस टॉकिंग टू यू सर। आज आपसे बात करके बहुत सारे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें हमें मालूम पड़ी, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अगेन आई एम थैंकफुल टू यू फ्रॉम माई सेल्फ एंड फ्रॉम माई टीम साइड। ये अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के हम हमारे इस पॉडकास्ट में समय दिया। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। आज के एपिसोड का जो बिगेस्ट टेक अवे है बहुत ही क्लियर है। हेल्थ कूल दिखने का नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजंस लेने का गेम है। सर के एक्सपीरियंस से हमें आज ये समझ में आया कि अस्पताल केवल बीमारों से नहीं बल्कि केयरलेस, बिजी और ओवर कॉन्फिडेंट लोगों से भी भरा रहता है। यदि आप यंग हैं तो ये आपके एडवांटेज में है। आज आप यदि सही और अच्छी हेल्थ हैबिट्स अपनाते हो तो फ्यूचर में कभी भी आपको अस्पताल, मेडिसिन या सर्जरी की जरूरत ना पड़े। यदि आपको आज के एपिसोड ने जरा भी हिट किया हो तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, जिम पार्टनर्स, हॉस्टल मेट्स, इनको आप इस एपिसोड को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर विवेक नेक्स्ट वीक फिर से मिलता हूं, अगेन विद अ ऑनेस्ट एंड नो नॉनसेंस कन्वर्सेशन के साथ। तब तक के स्टे हेल्दी, बी रियल। थैंक यू, बाय।